तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब ये है कि डायमेंशंस को रिड्यूस करना। अब डायमेंशन को रिड्यूस करने के पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, क्या है डायमेंशन एग्जैक्टली क्या है। तो डायमेंशन का मतलब ये है फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। अब ये फीचर्स क्या है या फिर फीचर्स के क्या काम है। तो फीचर्स ये होता है कि जैसे कि हम मशीन लर्निंग में हमारा एक एस्पेक्ट है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब क्या है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम लोग आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं, आउटपुट को हम प्रेडिक्ट करते हैं, बट वो जो प्रेडिक्शन है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ कुछ प्रेडिक्टर्स मतलब ऐसी कुछ वैल्यूज है उस आधार पर करते हैं। तो ये सारे प्रेडिक्टर्स का मतलब ही होता है आपके फीचर्स। अब बेसिकली फीचर्स फिर से मैं यहाँ दोहरा रही हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कुकी है और कुकी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब उसका शेप है, उसका कलर है, उसका टेस्ट है और उसका प्राइस है, ठीक है। अब ये सारे के सारे कलर्स, अब बहुत सारी जो कुकीज है, मान लो आपको सिर्फ एक ही, उसके कितने अभी फीचर्स बन गए, 4 फीचर्स। समझ में आई बात, फीचर्स का मतलब 4 फीचर्स मतलब 4 डायमेंशंस। अब ये शेप कलर टेस्ट प्राइस के हिसाब से अभी हमें मान लो कि हम एक ही डायमेंशन यूज करते हैं, तो एक डायमेंशन यूज करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 कलर के हैं, ठीक है, चार में से एक ही करना है, तो हमें मान लो एक से ही काम चल जाएगा। आप एट रैंडम देख सकते हैं कि ये शेप में मुझे राउंड शेप चाहिए, तो राउंड शेप को ही आप ये करेंगे, चूज करेंगे। अब शेप के साथ में अगर कलर है, शेप के साथ में कलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो, हाँ 2 कलर 3 कलर जितने भी हैं। जैसे कि एक सिंपल सा हम और उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए ये टेस्ट है या फिर शेप है, शेप आप उसका ओवल है, ठीक है, इक्लिप्स इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है, ठीक है, या फिर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, उसके 3 वैल्यूज है, तो आपको 3 वैल्यू में से डिसाइड करना पड़ेगा। उसके साथ टेस्ट है, तो टेस्ट आपकी स्वीट है, और उसके बाद में आपकी सॉर टेस्ट है, ठीक है, ऐसे आपकी करीब 4 टेस्ट है, तो आपको 4 टेस्ट में से करना पड़ेगा। पर अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे कलर या फिर टेस्ट या फिर शेप या फिर प्राइस के हिसाब से मैंने 2 डायमेंशंस लिए, 2 फीचर्स लिए, शेप और टेस्ट, तो शेप और टेस्ट में मुझे कितने सारे कॉम्बिनेशंस करने पड़ रहे हैं, मान लो कि ये 4 प्रकार के शेप्स है और 4 प्रकार की टेस्ट है, तो मेरे पास 16 कॉम्बिनेशंस बन गए, तो 16 ऑप्शंस मेरे पास है। अब कलर मेरे पास अगर 4 प्रकार के हैं और मैं 3 डायमेंशंस को लेना चाहती हूँ, 3 तरीके के डायमेंशंस को लेना चाहती हूँ, तो मेरे कितने, 64। अगर मैं चारों को ले लूंगी तो फिर से मेरे कितने बन जाएंगे, 256। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक डायमेंशन लेने पर 4 था, उसके बाद में 16 था, उसके बाद में 64 था, उसके बाद में 256। तो जैसे जैसे हम डायमेंशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो फीचर स्पेस है वो एक्सपोनेंशियली कितना बढ़ रहा है। फीचर स्पेस बढ़ना मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें पॉइंट्स चाहिए, तो ये 256 पॉइंट्स, अगर 4 फीचर्स का मतलब है 4 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 256 अलग अलग पॉइंट्स चाहिए। आ रही बात ध्यान में। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, अब ये तो छोटा कुकी का एग्जांपल था, अब कोई भी इमेज ले लो, इमेज के कितने सारे डायमेंशंस होते हैं, मैंने आपको एक ग्रे स्केल इमेज का बताया था उदाहरण, आपको अगर याद होगा तो, जैसे 25 बाय 25 पिक्सल की इमेज है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने टोटल पिक्सेल्स या कितने टोटल डायमेंशंस की जरूरत होती है, यस, कितने कितने डायमेंशंस की जरूरत होगी, यस,
625 की। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डायमेंशंस अगर ज्यादा है, आपके फीचर्स अगर ज्यादा है, तो आपको इतना ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना डेटा पॉइंट्स, उतने ही ज्यादा लगेंगे, और उतने ही ज्यादा डेटा पॉइंट्स की वजह से आपको कैलकुलेशन टाइम, मतलब उस पर कुछ ऑपरेशन करना है तो कैलकुलेशन टाइम भी बढ़ जाता है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया। उसके बाद में साथ ही में प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है, अब टाइम कंज्यूमिंग तो होने के साथ साथ इतने बड़े डायमेंशन, देखो 4 पॉइंट्स को स्टोर करना कहाँ और 256 पॉइंट्स को स्टोर करना कहाँ, कौन ज्यादा स्टोरेज लेगा? डेफिनेटली 256 वाला। तो 256 वाला जो ले रहा है, तो हायर डायमेंशन का मतलब नीड हाई स्टोरेज स्पेस। तो टाइम और स्टोरेज स्पेस दोनों यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो अब बताइए कि जब जब हम लोग रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 500 डायमेंशंस वाले भी हमारे पास में ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं। ठीक है, 50 डायमेंशन वाले भी कुछ उदाहरण आते हैं। तो ये जो 50 डायमेंशंस वाले उदाहरण हैं, 500 डायमेंशंस वाले उदाहरण हैं, तो इमेजिन करो कि कितना फीचर स्पेस उसको लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो क्या ये हो सकता है कि अगर हमने डायमेंशंस को रिड्यूस कर लिया, तो हमारा जो इंटरेस्ट के जो डायमेंशंस हैं वो हमारे वैसे ही रिटेन रहे, और जो इंटरेस्ट के डायमेंशंस नहीं है वो अलग हो जाए। तो इसीलिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये टेक्निक हमने सीखी है। ठीक है, लास्ट टाइम तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन में नंबर 1 कि डेटा विजुअलाइज करना है हमें, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, मतलब मान लो कि आपका जो डेटा है वो 20 डायमेंशन का है, तो 20 डायमेंशन के डेटा को हमने अगर 3 डायमेंशन में प्लॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 3D देखना आसान है, 20D देखना मुश्किल है। ठीक है, उसको विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो डायमेंशन जब रिड्यूस करेंगे तो डेटा विजुअलाइजेशन में वो काम आते हैं। दूसरा है कि अगर इससे क्लस्टरिंग भी आसान होती है। बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज अ क्लस्टरिंग टेक्निक, डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्लस्टरिंग टेक्निक है। और तीसरा है कि जो सुपरवाइज लर्निंग है, लर्निंग, ये जो मशीन लर्निंग की एक मेथड है, वो मेथड की प्री प्रोसेसिंग स्टेप भी ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन है। क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन रहने के बाद में आपको सुपरवाइज लर्निंग में जाना है, तो डायमेंशन रिड्यूस करो और फिर सुपरवाइज लर्निंग करो। तो ये क्यों ऐसा है, क्यों बेसिकली हम लोग वहां पर ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि प्री प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, या फिर क्लस्टरिंग इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेथड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो कैसा है कि आपके पास में मान लो एक डेटा है जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम का है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम का, जब आप रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके जैसे मान लो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट्स रह सकते हैं? कैन यू इमेजिन? लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एन नंबर, लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लाखों रह सकते हैं ना। वहां पर पेन पेंसिल से लेके तो पता नहीं आजकल टीवी मोबाइल बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। ठीक है, तो ये लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहने के बाद में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सारे प्रोडक्ट्स विजिट किए हैं? नहीं। आपने बेटा टी शर्ट खरीदी होगी आज तक, आपने ज्यादा से ज्यादा आपके कुछ सामान जो कुछ बोलते हैं हेडफोन वगैरह इस तरीके के, क्या आपने सारे प्रोडक्ट्स कभी विजिट किए हैं? नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका अगर मान लो रितिका ने विजिट किए हैं प्रोडक्ट्स, हेडफोन, उसके बाद में सैंडल्स, उसके बाद में
बुक्स। तो कितने कितने किया आपने? 3। अब है कितने? लाखों। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 है मतलब इट इज विजिटेड, 0 का मतलब है नॉट विजिटेड, नॉट विजिटेड। अब ये नॉट विजिटेड वाले आपके काम के ही नहीं है, उस प्रोसेसिंग में आपके काम के नहीं है। अब इस पूरे प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं इसके डायमेंशंस देखूंगी, हर प्रोडक्ट मतलब एक डायमेंशन, पूरे उस वेबसाइट का एक डायमेंशन, तो कितने डायमेंशंस हो गए? लैक्स ऑफ डायमेंशंस हो गए। अब लैक्स ऑफ डायमेंशन में से मेरे डायमेंशंस 3 ही हैं, 3 ही मेरे काम के हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स लाइन को मैं रिड्यूस कर दूंगी 3 डायमेंशन में। तो वो रिड्यूस कैसे करना है, इसके कई सारे तकनीक है। एक है फीचर सिलेक्शन और दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन। हाँ बताया था मैंने, फीचर सिलेक्शन। अब ये रिकमेंडेशन सिस्टम का है। दूसरा और एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ कि जैसे कि हम लोग ट्वीट्स देखते हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट मैसेजिंग होती है। ट्वीट्स ट्वीट्स मतलब जैसे अब फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर हम लोग कुछ कमेंट करते हैं, तो कमेंट कैसे होते हैं? वहां निबंध नहीं लिखा जाता है, एक लाइन में कुछ तो कमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कि उसको ट्वीट्स बोलते हैं, ट्विटर साइट पर ट्वीट्स बोलते हैं, फेसबुक को पर कमेंट्स बोलते हैं। तो अब मान लो कि ये जो ट्वीट्स है, उस ट्वीट में ट्वीट है वेरी नाइस, ऐसा ट्वीट है, ठीक है, बट जो ट्विटर के पास में जो उसकी टोटल वोकैबुलरी है वो कितनी है? बहुत बड़ी है ना, वोकैबुलरी तो बहुत बड़ी है। अब आप समझ लो कि जो इंग्लिश की स्टैंडर्ड डिक्शनरी उसमें कितने सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे, हजारों शब्द होंगे। अब हजारों शब्दों में से आपने कितने वर्ड यूज किए? 2, वेरी और नाइस। आ रही बात ध्यान में? तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इतने सारी बड़ी फीचर स्पेस होने के बावजूद भी हमारे जो इंटरेस्ट के हैं वो उसमें से 2 ही शब्द हैं। तो फिर से हम लोग उसको डायमेंशन रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बाकी के हमारे 0 0 है। हाँ आ रही बात ध्यान में? वैसे रिकमेंडेशन सिस्टम का है, वैसे ट्वीटिंग वाला है, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी बहुत बड़ी है। अब इसके 2 मेथड्स है, फीचर सिलेक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन के 2 मेथड्स है, फीचर सिलेक्शन और दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन। अब ये फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन में अंतर देखो। फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको जो फीचर्स दिए गए हैं उन फीचर सेट में से कुछ फीचर्स जो काम के हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि वेदर प्रेडिक्शन करना है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की बात की मैंने अभी, और वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है प्रेडिक्टर्स के आधार पर, मतलब फीचर्स के आधार पर। तो आपको वेदर प्रेडिक्शन करना है, तो वेदर प्रेडिक्शन में आपका एयर प्रेशर इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका सनलाइट का मतलब टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, अब विंड, हाँ वही प्रेशर, एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या कलर ऑफ स्काई इतना इंपॉर्टेंट है? कलर ऑफ स्काई रेड है, ब्लू है, व्हाइट है। अब वेदर प्रेडिक्शन में जो कैलकुलेशन होगा कि एयर का प्रेशर कितना है, सनलाइट मतलब टेम्परेचर कितना है, हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, कलर ऑफ स्काई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं अगर मान लो कि वेदर प्रेडिक्शन जैसे कि एनवायरमेंट साइंटिस्ट मैं हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कलर, क्लाउड का कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेदर प्रेडिक्शन में कि भैया आज इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा या फिर बारिश गिरने वाली, इसमें क्लाउड के कलर का कोई इतना ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है एक पैरामीटर हो पर इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब क्लाउड इज क्लियर और समवट डार्क वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ तो मैं बहुत आसानी से बता सकती, पर अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती। वैसे ही मान लो कि एरोस्पेस से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें से अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर या फिर इस तरीके का अगर मेरा एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं बता पाऊंगी क्या? नहीं बता पाऊंगी। तो
फीचर सिलेक्शन ये जो मेथड है, इसमें आपका डोमेन नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, तब जाके आप फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा छोड़ देना है। तो 10 फीचर्स है, 10 में से 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी के 7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आ रही बात ध्यान में? फीचर सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये फीचर सिलेक्शन में डोमेन एक्सपर्टीज या फिर डोमेन नॉलेज होना जरूरी है। अब दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है पता है? फीचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, करेक्ट। इसमें होता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, सेम ही फीचर्स है, फीचर सेम है, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड के एक्सिस पे जो जो दिख रहा है वो फीचर, उस फीचर को आप 2D में कन्वर्ट कर दो। होता है 3D to 2D, होता है या नहीं होता है, या 2D to 3D। 3D मूवी देखते हैं क्या? रिजोल्यूशन हम लोग कम कर देते हैं। हाँ, यस। तो 3D का इफेक्ट आता है, तो 3 डायमेंशन का इफेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग उस फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम फीचर एक्सट्रैक्शन या फिर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें इस फीचर एक्सट्रैक्शन में 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। 2 तरीके के, एक है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। अब लीनियर में एक मेथड है PCA और SVD और ICA, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। नॉन लीनियर में भी कई सारे हैं, SMAP, TSNE, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। TSNE मतलब स्टोकेस्टिक नेबरहुड एस्टिमेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स बोलते हैं इसे, SOM, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। ये सारे नॉन लीनियर टेक्निक्स है, ये लीनियर टेक्निक्स है। PCA मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, SVD मतलब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ICA मतलब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। तो अब हम SVD की हमने शुरुआत में बात की, यहां तक ठीक है। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में लेट अस से कि A इक्वल्स टू U सिग्मा या फिर S, जो भी है, ठीक है। 2 तरीके के नोटेशंस है, इससे अल्टरनेटिवली कैपिटल S भी लिखा जाता है। A U सिग्मा V और यहाँ पर T का मतलब है ट्रांसपोज। ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला है। ये एक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मेथड है। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे है। A इज अ मैट्रिक्स, हाँ, ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी डायमेंशन। तो ये मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है या फिर स्क्वायर भी रह सकता है, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो मैट्रिक्स है आपका 3/2 मैट्रिक्स है, मतलब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब U जो है हम इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स और इसे राइट सिंगुलर मैट्रिक्स, SR और SL। अब ये जो सिग्मा या फिर S है, इसे हम लोग कहेंगे डायगोनल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका जो डायमेंशन है वो सेम एज दैट ऑफ A है। इसका जो डायमेंशन है सेम एज दैट ऑफ A है। U का डायमेंशन 3/3 है और
राइट सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब V ट्रांसपोज का डायमेंशन 2/2 है। राइट सिंगुलर। अब ये जो 3/3 है ये कैसे आया? ये जब हम लोग U को कैलकुलेट करते हैं तो U इज अ प्रोडक्ट ऑफ A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। प्रशांत देखो ध्यान दो, अब ये हमने कैसे कैलकुलेट, इसका मैं डायमेंशन 3/3 बता रही हूँ। तो 3/3 मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? अब देखो ये ए जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अपना 3/2 है। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज करती हूँ तो 2/3 हो जाएगा। तो जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा कितना होगा? 3/3। तो ये जो U मिला है विच इज अ लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, वो A मल्टीप्लाइड बाय AT ट्रांसपोज से मिला है। वैसे इस साइड का देखो, अब ये जो राइट सिंगुलर मैट्रिक्स है वो A ट्रांसपोज A से मिला है। कैसे मिला है A ट्रांसपोज A से? अब ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 है, मतलब ये A ट्रांसपोज, और A 3/2 है आपका। A ट्रांसपोज A कितना हो गया? 2/2। ठीक है, आगे बात ध्यान में। तो यहाँ पर ये 2/2 मैंने लिख दिया 2/2 है। तो राइट सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ A ट्रांसपोज A। लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ A T, मतलब A ट्रांसपोज A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। ठीक है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज। अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज क्या है ये समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक यहाँ पर फिगर देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सर्कल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है या फिर वॉट एवर, अब ये इस तरीके से मैंने फिगर निकाली। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इस फिगर को मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूं। सी, मैं फिगर को यहां ट्रांसफॉर्म करके बता रही हूं आपको। ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया इसे मैं बोलूंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर दो वेक्टर्स है, हाँ, ये एक वेक्टर है और एक दूसरा ये वेक्टर है। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो कौन से वेक्टर की वैल्यू चेंज हुई पता है? ऊपर वाले, सिर्फ मैंने ऊपर वाले की चेंज की। ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना, वेक्टर्स की वैल्यूज चेंज होते हैं, मतलब यूजुअली वेक्टर्स का स्केलिंग होता है। स्केलिंग मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। समझ में आई बात? तो ये जो स्केलिंग करने के बाद भी स्केलिंग करने के बाद भी ऐसे कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है या फिर जिन पर कोई असर
नहीं पड़ता है, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसको मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। आ रही बात ध्यान में? अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो जो एंटिटी है, तो वेक्टर्स की ये जो स्पेशलिटी है डायरेक्शन वाली, तो आप अगर स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग में वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज होना है। अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद भी ऐसे कुछ वेक्टर्स होते हैं जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने ये बता दिया कि देखो इसमें इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया तो इसमें इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये जो इंडिकेटेड आइगन वेक्टर दिख रहा है, तो मैंने आपको ये कहा कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, फाइन, पर उसका स्केलिंग होता है। उसका स्केलिंग मतलब उसका स्ट्रेचिंग होता है या फिर उसका कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहां मान लो कि ये जो आइगन वेक्टर दिख रहा है इसका स्केलिंग डबल हो गया, डबल हो गया मतलब फैक्टर ऑफ 2 से हो गया, ठीक है। तो मैं इस 2 को क्या कहूंगी, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। अब मान लो कि यहां पर ये जो स्केलिंग है, मैंने इस फिगर को इस तरीके से निकाला, दिख रहा है ये डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं, नहीं चेंज हुआ, बट फिगर आपकी कंप्रेस हो गई, तो मैं यहां कहूंगी 0.5 वैल्यू मतलब हाफ। तो हाफ ऑफ दी वेक्टर जो है वो स्केल हुआ 0.5 से, तो ये 0.5 जो है वो मेरी आइगन वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ वो आइगन वेक्टर है। चलो ठीक है, अब ये आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक हम लोग उदाहरण लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मैट्रिक्स अपना इस तरीके से है, लेट अस सी -6 3 4 और 5। तो बेसिकली जब हम लोग आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास में एक इक्वेशन है जो कि एक लीनियर अलजेब्रा का रेनाउंड इक्वेशन है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो ए वी और लैम्डा वी का मतलब यहाँ पर क्या है, ए इज अ मैट्रिक्स और ये जो वी दिख रहा है आपको ये आइगन वेक्टर्स है, आइगन वेक्टर, और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जनरल नोशन है इस इक्वेशन के पीछे। अब देखो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है और लेट अस सी कि इसकी आइगन, इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है 1 और 4 दिया हुआ है, 1 4। ये क्या है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर 1 4 है, इसका मतलब ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अपना डायरेक्शन बदलता नहीं है। ये 1 4 वेक्टर समझ में आया ना आपको? 1 4 का मतलब है कि 2 डायमेंशनल स्पेस में वो वेक्टर है 1 4। मैंने पहले भी आपको ऐसे समझाया था, देखो अगर मान लो कि मुझे इस वेक्टर को बताना है, इस वेक्टर को बताना है, ये वाले वेक्टर को, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो मैं इसे किस तरीके से बता दूंगी, एक्स एक्सिस पे है, हाँ, तो मैं इधर इसको इस तरीके से बताऊंगी, हाँ, जो कि रो वेक्टर के फॉर्म में होगा या फिर 2 0 जो कि कॉलम वेक्टर के फॉर्म में होगा। समझ में आई बात? तो ये वेक्टर डिनोट कर, तो 1 4 ये मेरा आइगन वेक्टर है। अब आइगन वेक्टर ये दिया हुआ है, अब इसके आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है 6।
अब हमें ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स को अगर हमने आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों भी साइड हमारी इक्विवेलेंट है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ आइगन वेक्टर हो गया। मतलब आपका आइगन वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, मतलब फिगर को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द आइगन वेक्टर विद आइगन वेक्टर। आ रही बात ध्यान में? जो मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया है। ये आपका जो ओरिजिनल है, हाँ, इस ओरिजिनल को आपने मल्टीप्लाइड बाय, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई किया आइगन वेक्टर से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विवेलेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विवेलेंट ये है कि ये जो आइगन वैल्यू है, इस आइगन वैल्यू को हम आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारी यही फिगर है। आरी बात ध्यान में? दोनों साइड बैलेंस। हाँ, दोनों साइड बैलेंस है। मतलब आपकी ओरिजिनल फिगर को, ये जो ओरिजिनल फिगर है, ये लेटर सपोज हमें एक बता रहे हैं, इसको अगर हमने आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे किया तो हमें ये मिलेगा, या फिर अगर हम आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें, इसका मतलब ये हुआ कि a is equals to lambda a, हाँ, तो उसका इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, इज इक्वल टू फिर जीरो कर सकते हैं हम लोग, ए बी माइनस लैम्डा बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे उसको। अब आपका ये ए बी इक्वल टू लैम्डा बी, ये इक्वेशन हमें भी प्रूव करके बताना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो, अब हमने ए को लिया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये आइगन वेक्टर 1 और 4 हमने इज इक्वल टू क्या लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो अब हमें इसका एक्चुअल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब एक्चुअली उसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा सॉल्व, देखो, ये आ गया माइनस, सॉल्व करो, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आराम से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -6 प्लस 12, 4 प्लस 20, ये 6 20। ठीक है, 624। अब दूसरी साइड क्या थी अपनी, लैम्डा भी। तो हमारी ये जो है आइगन वैल्यू है 6 और ये आइगन वेक्टर है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 624। अरे, तो ये सिमिलैरिटी यहाँ पर हमने प्रूव कर दी कि ये ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। सिंपल। अब आगे देखो, आगे ऐसा है कि जब हमने ये अपना इक्विवेलेंस प्रूव कर लिया तो हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे अभी रितिका ने बताया, माइनस लैम्डा वी। तो लैम्डा वी को जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे, लैम्डा आई वी, लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ए बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आई वी इस तरीके से,
और फिर उसके बाद में हमने AV माइनस लैम्बडा IV लिखा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इससे हाँ V को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी पुट इट एज अ कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर फाइनली A लैम्बडा I 0, ये हमें डिराइव हुआ। क्योंकि V जो है ये आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है। अब आइगन वेक्टर नॉन जीरो है, अब नॉन जीरो होने के कारण हम लोग उसे अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये I जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज है मैट्रिक्स की और आइगन वेक्टर की, उसे हमें अभी मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस सी, हमारे पास A है इस प्रकार -6 3 4 5 माइनस लैम्बडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0। तो हमें जब कैलकुलेट करना है तो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब ये लैम्बडा की वैल्यू हमें निकालनी है। इट इज लाइक पहले हमें क्या था कि भैया गिवन थी, तो अब निकालेंगे कैसे, ये निकालना भी तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? आइगन वैल्यू। तो डिटरमिनेंट्स देखो कैसे हो गया यहाँ पे, समझ में आया? डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते डिटरमिनेंट्स? ये देखो यहाँ पर माइनस ऑपरेशन है। माइनस ऑपरेशन में क्या है कि हर एंटिटी से माइनस करो, मतलब -6 माइनस लैम्बडा 3 माइनस 0, इसका मतलब क्या है 3। फिर 4 माइनस 0 4 माइनस लैम्बडा। तो इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट्स आएगा। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस तरीके से, -6 माइनस लैम्बडा। डिटरमिनेंट्स को कैसे करते हैं वैल्यू? क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। 5 माइनस लैम्बडा -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर? -30 +6 लैम्बडा -5 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -12। तो इसको ठीक से लिखते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस प्लस लैम्बडा -42। हाँ सही है, -42 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 42। 6 फैक्टराइजेशन करो ना उसका, तो लैम्बडा
7 और 6, सॉरी एक तो -7 होगा या -6 होगा, दोनों में से, क्योंकि -42 है। कुछ भी क्या लैम्डा प्लस 7 होगा या लैम्डा -6 होगा, तब उसकी वैल्यू -7 और 6 आएंगे। हाँ तो नहीं, ये दोनों में से ऑल्टरनेट कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन उस वैल्यू के जो आंसर हाँ ये ठीक है। हाँ लैम्डा प्लस 7, हाँ ठीक है लैम्डा -7 6, हाँ अब सही है। हाँ लैम्डा इज इक्वल टू -7 और लैम्डा इज इक्वल टू 6। To find the eigenvector, हम ये इक्वेशन लेंगे लैम्डा भी -6 3 4 5 और ये x और y, ये क्या है अपना आइगन वेक्टर है। लैम्डा हम 6 से करते कैलकुलेट। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सीधा सीधा। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं। ठीक है, आर्यवर्धन में -6x 3y इज इक्वल टू 6x, 4x + 5y इज इक्वल टू 6y। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, x को इस तरीके से लिखेंगे 12x + 3y इक्वल टू 0, 4x + 9y -12x + 3y। हाँ 12x + -12x + 3y। उसके बाद हम सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और सॉरी ये y है करेक्ट, -y। मैम हम लोग ना y की वैल्यू अगर 4x ले लें और पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? ये जो -12x 3y 4x इज इक्वल टू 4x। रितिका तुम्हें हाँ सठोने तुम्हें समझ में आ रहा है? ये जो हम मैथमेटिकल, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है 10th लेवल का। तो इससे क्या पता चलता है, y इज इक्वल टू 4x। हाँ तो यहाँ पर हम लोग 4x अगर डाल देते हैं यहाँ, तो क्या होगा? हाँ उसके 4 गुना बराबर है। करेक्ट, 1 और 4 4 गुना के बराबर है। ये है y इज इक्वल टू 4x 4 गुना। ठीक है। तो ये जो आपका आइगन वेक्टर आ गया है, तो आइगन वेक्टर को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। पहले जैसे हमने ये वाली इक्वेशंस के साथ में काम किया है, तो सेम वैल्यू अपनी आई है। एक सिंपल एग्जांपल तो मैंने आज आपको ये बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, और इस इक्वेशन को a × b इज इक्वल टू लैम्डा × b को कैसे प्रूव करेंगे। छोटा सा जो हमने 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, उस आधार पर हमने आज इसे प्रूव किया कि इसमें a इज इक्वल टू u सिग्मा vt
तो ये जो u और v है ये आपको स्केलिंग या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, और ये जो सिग्मा है ये रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन देगा। ठीक है, स्ट्रेच होना या फिर कंप्रेस होना, ये दोनों स्केलिंग में होगा, और रोटेशन मतलब उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला जो फिगर है ये एक स्केलिंग का उदाहरण था। ठीक है, स्केल हो गया। अब अगर मैं रोटेशन बोलूंगी तो ये फिगर इस तरीके से अगर मैं कर दूं तो वो रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, अपसाइड डाउन या फिर थोड़ा सा टिल और टिल्ट, तो ये रोटेशन आपको इस मैट्रिक्स से मिलेगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन u और v से मिलेगा, जो कि आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स देते हैं।